हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसमें भी इन पर्टिकुलर हम जाएंगे सीधे बाय होम, किसके द्वारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है। हमने कल दोस्तों 4.1 4.1 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था, 4.2 कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ वैलिड टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, उसको भी हमने कवर किया था। आज का हमारा एक्सक्लूसिव टॉपिक है 4.3 और अगर पॉसिबल रहा तो हम 4.4 भी ले लेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। अभी हम जाएंगे, आज हमें 3 सेक्शन पढ़ने हैं। बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास है सेक्शन 40, सेक्शन 41 और 42। एक सेकंड के लिए हम और कुछ पढ़ लेते हैं, मतलब एक लाइन पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए कहीं और जाएंगे। द प्रॉमिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट may be performed as the circumstances may permit by the promisor himself। देखो ये इसके ऊपर हमें चर्चा करना है, और by his agent, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको पता चल जाएगा क्या मैं बोलना चाहता हूं। हमें एजेंट के बारे में चर्चा करना है और his legal representative, उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो फिर और किसके द्वारा, थर्ड पर्सन इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, सेक्शन 41 में इसके बारे में चर्चा करना है। जॉइंट प्रोमिसर सेक्शन 42 में हमें इसके बारे में चर्चा करना है। मोर देन दैट हमें कहीं पे सेक्शन 37 के पैरा 2 के बारे में भी हमें चर्चा करना है। सेक्शन 37 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हम कल पढ़े थे उसके सेकंड पैराग्राफ में चर्चा करना है। तो हम थोड़ा सा बेयर एक्ट में जाके आते, बेयर एक्ट को मिल के आते दोस्तों, पता चले क्या है कहाँ गया। हम वापस भी आएंगे सेक्शन 37 के सेकंड वाले पैराग्राफ पे। हम पहले बता दे ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म, याद आ रहा है कुछ कल पढ़े थे, और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of act। ये हम कल पढ़े थे सेक्शन 37। नाउ ये पैराग्राफ के बारे में हमें आज पढ़ना है। प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर्स बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कॉन्ट्रारी इंटेंशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैंने जस्ट प्लेन रीडिंग किया, क्या किया बेटा, प्लेन रीडिंग किया, जो मेरी गलत नहीं है। वापस हम आगे जाएंगे, इसके हम वापस आ रहे हैं, इसी लेक्चर में वापस आ रहे हैं हम जहां पे है 40, 41 और 42 जो हमारा आज का टॉपिक है। देखो 40, if it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promisor himself, section 40 जो हमें पढ़ना है अभी। If such promise must be performed by the promisor, in other cases the promisor or his representative may employ a competent person to perform it, यानी उसका एजेंट भी कर सकता है। अब क्या हो सकता है, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, when a promisee accept performance of the promise from third person he cannot afterwards enforce। ये प्लेन रीडिंग कर रहा हूं मैं, जस्ट डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। 42 devolution of liabilities, when two or more persons have made a joint promise then unless a contrary intention, वापस वो वर्ड आया जिसके बारे में हमें चर्चा करना है, appears by the contract, all such persons during their joint lives after the death of any of them his representatives jointly with the survivor or survivors and after the death of the last survivor the representatives of all jointly must fulfill the promise। ये हमारा आज का अभी तक का टॉपिक है, जिसको हमने डायरेक्ट में भी बता दिया, लेकिन यहाँ पे भी चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ पे भी जो दिख रहा है वो बेसिकली सेक्शन 40 पहले दिख रहा है, फिर 41 दिख रहा है, फिर 42 दिखेगा। द प्रॉमिस। नाउ देखो कभी कभी क्या हो जाता है, जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो जाती है, क्या इन्वॉल्व हो जाती है बेटा, पर्सनल स्किल। अगर आपके, मैं लैंग्वेज भी हम पढ़ लेंगे, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि वो मेरे से पढ़े, क्या पढ़े, मेरे से पढ़े। एक स्टूडेंट है, ए इज अ स्टूडेंट, वो ऐसा चाहता है, वो हमारे ट्यूशन में आए, वो बोलते हैं कि सर आप खुद, सिग्मा सर आप खुद पढ़ाओगे तो फिर मुझे उसको क्योंकि वहां पे मेरी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो जाती है, मुझे खुद को पढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरा कोई एजेंट, मैं किसी और सब्जेक्ट के, अगर ऐसा है कि लॉ मैं खुद पढ़ाऊंगा
तो फिर मुझे लॉ अकेले को पढ़ाना पड़ेगा, वॉट एवर हैपन्स। एट द सेम टाइम वो अगर मैथ्स के लिए और कोई टीचर के साथ एग्री करता है तो वो मेरा एजेंट हो गया, उसको मैथ्स एजेंट के द्वारा भी चलेगा। आप समझ रहे हो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, चलो ये केस यहाँ पे नहीं आता, उसके बारे में हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब मेरा लड़का या लड़की या वॉट एवर इट इज उसके साथ, लेकिन उसके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अभी हम फिलहाल प्रॉमिसर हिमसेल्फ वाले मुद्दे पे है कि अगर प्रॉमिस अगर परफॉर्म करना है, सिर्फ मुझे परफॉर्म करना है तो बात है। इफ देयर इज समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कुछ है जो दर्शाता है दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, किसका, पार्टीज का इंटेंशन था, स्टूडेंट का भी इंटेंशन था कि वो मेरे से लॉ पढ़े, किससे लॉ पढ़े, मेरे से, और मैंने भी जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तब मैंने भी मेरे इंटेंशन तय कर लिए कि हाँ मैं लॉ तो इस बच्चे को मैं ही पढ़ाऊंगा। इफ देयर इज समथिंग, समथिंग नहीं बहुत कुछ था, इफ देयर इज समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट टू शो, दर्शाने के लिए दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, ये रहा हमारा इंटेंशन, दैट द प्रॉमिस शुड बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, किसके द्वारा भाई, सिग्मा सर के द्वारा। सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, और ऐसी प्रॉमिस किसके द्वारा परफॉर्म होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसर द्वारा। इसका मतलब क्या, दिस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट्स विच इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ, क्या मेरी पर्सनल स्किल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो गई थी, डिलीजेंस इन्वॉल्व नहीं हो गई थी, इन्वॉल्व हो गई थी। जहां पे भी पर्सनल स्किल और डिलीजेंस इन्वॉल्व हो जा रही है वहां पे परफॉर्मेंस प्रॉमिसर के द्वारा ही होना चाहिए। और which are founded on the personal confidence between the parties must be performed by the promiser himself। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उन दोनों के पर्सनल कॉन्फिडेंस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुआ होता है और वो चाहते हैं कि ये चीजें जो होती है वो इसके द्वारा ही हो, बराबर है। देखो जैसे ये आखिरी वाली लाइन है, उसके लिए हम ऑकवर्ड सा एग्जांपल लेंगे। आखिरी वाली लाइन है ना, समझ रहे हो, which are founded on the personal confidence between the parties। देखो आप समझो, एक एक्स है जो वाइफ है, वाई है वो उसका हस्बैंड है। ये काइंड ऑफ सोशल चीजों का मैंने एग्जांपल ले लिया, लेकिन जैसा एग्जांपल है उसके लिए हम, जैसी लाइन लिखी है उसके लिए हम आपको याद रहे ऐसा। अब देखो ये जो हस्बैंड है उनको कभी कभी उनके जो पड़ोस में एक खाना बनाने वाले लोग हैं, मतलब पड़ोसी है, उनको खाना अच्छा नहीं लगता और वहां से एक महीने में 2 बार दावत आती है, वहां पे जाके खाना पड़ता है, ठीक है। तो उनकी सब्जी, मतलब जो ए आंटी है पड़ोस में, ए आंटी, उनका खाना ये हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अड़ोस पड़ोस में है तो दावत आती है तो जाना पड़ता है। अब वाई ने ऑन अ पर्सनल कॉन्फिडेंस एक्स को क्या बोला, जब भी हमारे पड़ोस में ये ए वाली आंटी हमें खाने बुलाए ना तो कुल मिला के सब्जी तू जाके बना दिया कर। क्या कर, सब्जी को जो वगार वगार करना होता है ना वो तू जाके बना दिया कर। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ताकि मुझे खाने में दिक्कत ना हो, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये इन दोनों के पर्सनल कॉन्फिडेंस की बात हो गई। अब देखो, अब ये वाइफ को अच्छा लगता है कि बाजू में से जब आंटी दावत देती है तो इसका उस दिन का बर्तन का कामकाज थोड़ा कम हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये जो वाई है बोले ठीक है, हम तेरी बात से एग्री होते कि पड़ोस में हम खाने चले जाएंगे, महीने में 2-3 बार जब भी बुलाती है, लेकिन तेरे को क्या करना है, सब्जी किसको बनानी है। वो चाहता है ना कि पर्सनली उसकी वाइफ के द्वारा सब्जी तो बना सकती है ना वो, ठीक है। विच आर फाउंडेड ऑन द पर्सनल कॉन्फिडेंस। अब वो जब अभी क्या हो गया पर्सनल कॉन्फिडेंस, अब जैसे ये आंटी बोलती है ना सब्जी तो मैं ही बनाऊंगी, तो ये एक्स जो वाइफ नाम है वो उसको क्या बोलते हैं, ना हमारा एज है ना, हमारे जो वो है ना, मतलब आपके भाई साहब मेरे हस्बैंड, उनको मेरे हाथ की सब्जी भाती है, ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा। पर्सनल कॉन्फिडेंस, कैसा कॉन्फिडेंस, हमें पता है हमने थोड़ा ऑकवर्ड सा, लेकिन आपको लैंग्वेज याद दिलाने के लिए हमें ऑकवर्ड सा एग्जांपल लेना पड़ता है। which are founded on the personal confidence between the parties must be performed by the promiser himself। तो यहाँ पे promiser कौन हो गई, देखो ये प्रॉमिस कर रही थी, क्या कर रही थी, याद करो ये promiser क्यों है, ये धर्मपत्नी जी promiser क्यों है। हस्बैंड ने बोला मैं आऊंगा,
मैं खाने के लिए पड़ोस में आऊंगा, लेकिन सब्जी तू बनाएगी। पिंकी प्रॉमिस, हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ। प्रॉमिसर हुई कि नहीं हुई? वो उसने बोला कि नहीं बोला कि हाँ सब्जी मैं बना दूंगी, बाकी का तो चलेगा ना, दाल वाल चलेगी ना? तो क्या हाँ दाल रोटी कोई भी बनाए चलेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ऊपर वाला तो फंडा दूसरे एग्जांपल से क्लियर ही था। देखो जब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, अब ये कौन सकता है? जब हम बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म, सेक्शन 40, 41 और 42। अ प्रॉमिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म एज द सर्कमस्टांसेस में परमिट। कभी कभी सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस बदल जाता है। जैसे कोई काम मुझे करना था, मुझे और मैं ही मर गया, तो मेरी जगह पे मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, जो जिसके पास राइट्स है, अधिकार है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये लाइन क्यों है? एज द सर्कमस्टांसेस में परमिट, आगे पीछे कुल मिला के आपको पता हो जाना चाहिए। द प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म, कॉमा एज द सर्कमस्टांसेस मे परमिट बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ। अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे है तो प्रॉमिसर खुद परफॉर्म कर देंगे। अब प्रॉमिसर हिमसेल्फ क्यों करेंगे, उसके लिए हमारे पास पूरा पैराग्राफ है। बाय हिज एजेंट, उसके लिए हमारे पास 2 लाइन है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए हमारे कुछ है, जहां पे हमें 37 नंबर के पैराग्राफ को देखना है, सेक्शन 37 के पैरा नंबर 2 को देखना है। कोई डाउट है? नहीं है। इफ देयर इज समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, क्या बेटा वो है ना सॉन्ग समथिंग समथिंग वाला। इफ देयर इज समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट क्यू पर टू शो दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, that the promise should be performed by the promiser himself, then such promise must be performed by the promiser. If there is something in the contract, क्या बेटा? If there is something in the contract, दर्शाने के लिए, क्या करने के लिए बेटा? ये जो something है to show, दर्शाने के लिए, that it was the intention of the parties, दोनों पार्टी का इंटेंशन ऐसा था कि नहीं था बेटा? देखो यहाँ पे तो हमने पर्सनल कॉन्फिडेंस वाला लिया, that the promise should be performed by the promiser himself, then such a promise must be performed by the promiser himself. This means contracts which involve exercise of personal skill, ये आंटी की पर्सनल स्किल आ गई ना सब्जी वाली, मेरी भी पर्सनल स्किल आ गई थी जहां पे मैं ही लॉ पढ़ाऊंगा, और डिलीजेंस। अगर पर्सनल स्किल और डिलीजेंस इन्वॉल्व है तो फिर वो कौन करेगा? प्रॉमिसर हिमसेल्फ। which are founded on the personal confidence between the parties must be performed by the promiser himself. Example A8 है, A promises to paint a picture for B and this must be performed by the promiser himself. हम आगे बढ़े, एजेंट की बात करते हैं ना। एजेंट where a personal consideration is not the foundation of the contract। देखो हमने ऊपर जब देखा ना तब पर्सनल कंसिडरेशन फाउंडेशन, आपको पता है एक जब हाउस बनता है ना, हाउस, जैसे आप भी फाउंडेशन स्टूडेंट हो, है ना, एक जब घर बनता है ना तो उसका नीचे फाउंडेशन बनता है, उसके ऊपर, उस फाउंडेशन के ऊपर घर का निर्माण होता है, पता है आपको? नीचे बेस बनता है। तो यू आर मेकिंग योर सेल्फ बेटर पर्सन, बेटर स्टूडेंट फॉर द इंटर, फॉर द फाइनल। फाउंडेशन वो चीज है, अगर आप फाउंडेशन में फेल होते हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द इंटर एग्जाम्स। यहाँ पे आपके एथिक्स क्लियर होने चाहिए, ये सब चीजें। जब आप समझ रहे हो मेरी बात को, आपको एक बेटर पर्सन बनाता है फाउंडेशन, आपको चीजों को अलग तरीके से देखने को सिखाता है। दिस इज नॉट योर बोर्ड एग्जाम्स, गुजरात बोर्ड, योर सीबीएसई, व्हाटएवर, राजस्थान बोर्ड, व्हाटएवर इट इज। आप समझ रहे हो? तो आपको आगे, अब आपका यहाँ पे है जैसे पर्सनल कंसिडरेशन। कौन सा कंसिडरेशन बेटा? जैसे अभी मुझे लॉ पढ़ाना था, अरे हाइलाइटर आ गया। अगर मुझे लॉ पढ़ाना था वो बच्चे को मेरे से ही, तो ये पर्सनल कंसिडरेशन हो गया। क्या हो गया? पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आप पता है किसी बड़ी वाली दुकान में डेयरी मिल्क लेने चले गए, बराबर है, तो सेठ चेयर पे बैठा है, चलो जूते लेने चले गए, शूज लेने जाते हो ना तो सेठ थोड़ी ना आपको जूते बताता है, आपको जूते कौन बताता है? उसके नौकर, मतलब वो कौन हो गए? उसके, हाँ, एजेंट हो गए। वो क्या हो गए? उसके एजेंट। आपको सीट पे बिठाएंगे, अलग अलग जूते दिखाएंगे, अलग अलग जूते दिखाएंगे, उसके बाद में आपको ऐसे पहनाएंगे, खुद पहनाएंगे, फिर बोले सेठ ये देखो मस्त है, कुल मिला के
तो ये जो सोच दिखाने वाला बंदा है वो उसका एजेंट है, और उसमें कहा पर्सनल कंसिडरेशन आ गई। वो सेठ था, वो दिखाता कि ये दिखाता, कोई फर्क पड़ता? तो जूते लेना वहां पे किसी की पर्सनल कंसिडरेशन आती ही नहीं है। आप समझ रहे हो पर्सनल कंसिडरेशन मतलब क्या? सो वेयर और फाउंडेशन वेयर पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप केला लेने जाते हो, आप डेयरी मिल्क लेने जाते हो, कहीं भी जाते हो, वो कोई भी दे, अगर वहां पे बैठा सेठ आपको पैसा दे रहा है, अरे डेयरी मिल्क दे रहा है, या उधर पे कोई भी इंसान मजदूर आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? वेयर personal consideration is not the foundation of a contract, the promisor or his representative may employ a competent person। कैसा पर्सन? competent person। समझ रहे हो? ऐसा ना हो किसी को भी, मतलब ऐसे पागल बंदे को बिठा दिया, उसको बोला इसको जूता दिखा, जूता पैर की जगह सर पे मार रहा है उसको। competent person, और वो सिर्फ पागल नहीं, competent person मतलब उसको पता होना चाहिए कौन से जूते हैं, कौन सी साइज की। हमारे हम गए, हमें 2 नंबर 3 नंबर के जूते बता रहा है, मतलब वो पागल ही हो गया ना, फिर कॉम्पिटेंट नहीं हुआ। आप समझ रहे हो? हर एक वर्ड को देखो, लॉ हर एक वर्ड को डिफाइन करता है। आप लॉ को अच्छे से पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? बिकॉज यू आर सीए स्टूडेंट। अगर आपने फाउंडेशन का फॉर्म भरा है तो खुद को सीए स्टूडेंट समझ लियो। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन पास करने के बाद खुद को सीए अपने आप पे अभिमान करो। फाउंडेशन का फॉर्म भरना भी एक डेयरिंग वाला काम काज है। समझ रहे हो? काफी सारे लोग दिन में 100 बार आपको मिलेंगे, ये नहीं है, नहीं करना चाहिए, बहुत टफ है, फलाना है, टीम का है, ठीक है। लेकिन हम अभी क्या पढ़े? प्रोमिसर हिमसेल्फ। इफ देयर इज समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट टू शो, इफ देयर इज समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट टू शो that it was the intention of the parties, it was the intention of the parties that the promise should be performed by the promisor himself, then such a promise must be performed by the promisor। बात खत्म। This means contracts which involve the exercise of personal skill or diligence, comma, or which are founded on the personal confidence between the parties must be performed by the promisor himself। इसमें ये लोग, इवन आप गूगल भी करोगे, एआई भी करोगे, हमेशा पेंटर का एग्जांपल लेंगे। प्रोमिसर हिमसेल्फ में एग्जांपल किसका होगा? पेंटर का। कि आपने किसी पेंटर को हायर किया तो वही पेंट करेगा, उसका बच्चा कैसे पेंट कर पाएगा? समझ रहे हो? एजेंट के लिए आपको एकदम इजी लाइन जाता है, वेयर पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वेयर पर्सनल कंसिडरेशन मतलब समझे ना आप? Where personal consideration is not the foundation of a contract, मतलब बेस नहीं है उसका। The promisor or his representative, देखो यहां पे ध्यान से देखो, promisor और his representative, कौन? promisor और his representative। आप देखना, ये जो शॉप है, अगर ये शॉप के ऊपर भी अभी सेठ कमा के थक गया, कमा के, तो यहां पे भी उसने एक अपना रिप्रेजेंटेटिव रख दिया, अपने चाचा के लड़के को बिठा दिया। अब चाचा के लड़के ने पुराने स्टाफ को निकाल के उसके स्टाफ को लगा दिया। तो देखो यहां पे एजेंट के अंदर पूरा का पूरा लिखा है, जहां पे वेयर द पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रोमिसर मतलब खुद वो सेठ दुकान पे बैठा है, ठीक है, या तो फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव बैठा है। कौन बैठा है? रिप्रेजेंटेटिव बैठा है। वो दोनों अपने एजेंट, या प्रोमिसर अपना एजेंट लगा दे काम करने के लिए, या तो रिप्रेजेंटेटिव अपना एजेंट लगा दे काम करने के लिए। दोनों वर्ड है। वेयर पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन द प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव मे एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन। कैसा पर्सन बेटा? कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। क्या हम आगे बढ़े? हर एक वर्ड को कॉम्पिटेंट मतलब समझते हो ना? कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। आप कहां पे पढ़े हो? ठीक, बढ़िया है, वेरी गुड। लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको याद होगा हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पर्सनल स्किल or is founded on the personal consideration comes to an end on the date of the promisor। very good। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसका लड़का, लड़की, whatever। लेकिन हम जो ऊपर दो चीजें पढ़े, प्रोमिसर हिमसेल्फ वाला
एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पर्सनल स्किल और इज फाउंडेड ऑन अ पर्सनल कंसिडरेशन कम्स टू एन एंड ऑन द डेट ऑफ द प्रोमिसर। सीधा लाइन। As regards any other contract, the legal representatives of the deceased promisor are bound to perform it unless a contrary intention को हम सबसे पहले समझ लेंगे। किसको समझ लेंगे? बराबर है। कॉन्ट्रारी इंटेंशन क्या है? देखो, जैसे अभी आप ऊपर पढ़े लॉ के अंदर के पर्सनल कंसीडरेशन, जैसे पर्सनल कंसीडरेशन जहां पे जरूरी है, जैसे ऊपर का इनका ही एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इनका ही एग्जांपल ले लेते हैं। ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी एंड दिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। ये लॉ में लिखा है। अब कॉन्ट्रारी इंटेंशन मतलब क्या? आपने जब ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ए ने क्या बोला? अगर मेरे से नहीं हुआ तो मैं बहुत बिजी चल रहा हूं। और ए ने बोला मेरा लड़का है जिसको पेंटिंग आती है, आप बोलो तो मैं तभी साइन करूं कि आप बोलो कि अगर मेरे से नहीं होगा तो आपका लड़का जो सी है वो करेगा तो चलेगा। देखो यहां पे पर्सनल कंसीडरेशन है और अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जहां पे पर्सनल कंसीडरेशन है वहां पे लॉ क्या बोलता है? फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता उसके मरने पे। समझ रहे हो? अब यहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट में ही क्या है और उसके साथ सी भी एग्री करता है। ये जब जिंदा है, ठीक है, अब समझ रहे हो मेरी बात को? कॉन्ट्रारी इंटेंशन किसको बोलते हैं? जो लॉ में एस्टैब्लिश्ड तरीके से लिखा है उसको भी उड़ा देना। एस्टैब्लिश्ड रूल क्या है? अगर एक व्यक्ति पर्सनल कंसिडरेशन पे किसी को बोलता है कि मैं तेरे लिए पेंट करूंगा, उसके मर जाने के बाद उसका लड़का बंधन करता नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ही कैसा है? ए अगर मर गया, बी की पेंट करने से पहले मर गया, तो सी उसकी पेंट करेगा जो कि उसका लड़का है। ये तो ओवर रूल किया ना उसको। तो जब लॉ को, एस्टैब्लिश्ड लॉ को आप ओवर रूल करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रारी इंटेंशन। हम क्या बोलेंगे? याद रहेगा कॉन्ट्रारी इंटेंशन? श्योर? देखो, a contract which involves the use of personal skill or is founded on personal consideration comes to an end on the date of the promisor. As regards any other contract, the legal representatives of the deceased promisor are bound to perform it unless a contrary intention appears from the contract. ये हमने उसका एक contrary intention लिया, बराबर है। सेक्शन 37 पैरा 2 को पढ़ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद में वापस हम एक एग्जांपल ले लेंगे। देखो ये रहा, ये जो 37 सेक्शन 30, ये सेक्शन 37 का पैरा 2 है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है? हमें जहां पे, ठीक है, promises bind the representatives of the promisor in case of a death of such promisers before performance unless a contrary intention appears from the contract। अब इसको यहीं पे समझ लेते हैं। कहां पे समझ लेते हैं? यहां भी। बाद में हम वहां पे जाएंगे। देखो एग्जाम्पल याद रखना, जैसे कि एक फैक्ट्री का मालिक है, ठीक है, जिसका नाम है रमेश आलूवालिया। उसने एक ट्रेडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया दैट आवर कंपनी, फैक्ट्री ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर आप कंपनी वाला क्राइटेरिया लेके आ जाओगे। फैक्ट्री भी नहीं लेते इसको हम, एक इसको भी एक होलसेल ट्रेडर लेते, नहीं तो वो आप फिर वो वाला क्राइटेरिया लेके आ जाओगे कि वो नहीं करेगा तो और कोई करेगा। समझ रहे हो? परपेचुअल सक्सेशन को लेके आ जाए, इसको होलसेल व्यापारी ले लेते हैं, ठीक है, बराबर है। अब देखो रमेश ने कॉन्ट्रैक्ट किया महेश से, वो इज अ ट्रेडर, छोटा मोटा ट्रेडर है, दैट ऑन द सो एंड सो दैट 10 जुलाई को आई विल सप्लाई, जुलाई में वो आता है ना, गौरी व्रत आता है, ठीक है,
that I will supply 1000 kg of wafers. आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्या बोला? अब देखो, अगर ये मर जाएगा, होलसेलर व्यापारी है, मतलब उसके पास तो होलसेल में सामान पड़ा ही होगा, तो उसका जो भी रमेश का लड़का, वो भी जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उसको सप्लाई कर देगा ना। लॉ ऐसा बोलता है, प्रोमिस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द, क्योंकि रमेश ने प्रॉमिस किया है 10 जुलाई को सप्लाई करने का, तो प्रॉमिस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है परेश। इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है? परेश रमेश छोटूलाल। ठीक है, अब यहां पे हम कॉन्ट्रारी इंटेंशन लेके आ जाते हैं। क्या लेके आ जाता है? कॉन्ट्रारी इंटेंशन। कॉन्ट्रारी इंटेंशन क्या है? रमेश ऐसा बोलता है, देखो अगर 10 जुलाई से पहले मैं मर गया तो मेरे एंड से मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको सप्लाई नहीं कर पाएगा। महेश इससे एग्री कर गया। कॉन्ट्रारी इंटेंशन क्या हो गया भाई? अगर मेरा डेथ हो गया इससे पहले तो मेरे धंधे पे जो भी बैठेगा वो इस एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट से बंधन करता नहीं है, क्योंकि उसको भी आने में, सेट होने में देर लगता है ना, तो ऐसे कॉन्ट्रारी इंटेंशन हम लेके आ जाते हैं। एक्चुअली लॉ क्या बोलता है? अगर रमेश भाई का डेथ हो जाता है, उसकी गादी पे जो भी बैठेगा वो ये सप्लाई कर देगा। ये लॉ बोलता है। क्या बोलता है? प्रोमिस, ये जो प्रॉमिस थी ना, प्रॉमिस इज बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रॉमिसर, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रॉमिसर। तो रमेश भाई का रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गया? परेश भाई। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रॉमिसर, रमेश भाई की डेथ हो गई बिफोर परफॉर्मेंस। योग्य? समझ आ रहा है? अनलेस अ कॉन्ट्रारी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रारी इंटेंशन क्या था कि भाई इन केस में मर गया ना, मेरा रिप्रेजेंटेटिव आपको ये सप्लाई नहीं करेगा क्योंकि उसको सेट होने में टाइम लगेगा। व्हाट एवर इट इज। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये था सेक्शन 37 का पैराग्राफ नंबर 2। क्या हम वहां पे जाए वापस? आपकी बुक के ऊपर आपको पता चला? अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना एज एंड व्हेन आपको जब भी जरूरत है। नहीं लिखना है तो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। ठीक है, समझ रहे हो? सर ये यहां पे भी लिखा है, समझ रहे हो? ये जो था ये कहां से लिया है इन लोगों ने? आप देख लो उधर पे वापस थोड़ा रिवर्स करके। सबसे पहले तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पर्सनल स्किल और इज फाउंडेड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ द प्रॉमिसर। जैसे ही प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है, बात खत्म, जहां पे पर्सनल कंसिडरेशन थी। लेकिन एज रिगार्ड्स एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, ये कहां पे लिखा है बेटा? ये पूरा सेक्शन 37 पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा है। The legal representatives of the deceased promisor are bound to perform it unless a contrary intention appears from the contract, जिसको मैंने ढंग से पढ़ाया। क्या मैं आगे बढ़ूं? But their liability under a contract is limited to the value of the property they inherit from the deceased। देखो हमने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ये जो लायबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, उसका मतलब अगर आपको कोई चीज मिल रही है, असेट्स मिल रही है 10 लाख की, और लायबिलिटी का अगर हो रही है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो लायबिलिटी 20 लाख की हो रही है, ठीक है, तो ये इसको इनहेरिट कर रहा है अगर 10 लाख, तो लायबिलिटी 20 लाख की कैसे पे करेगा? दैट मीन्स वो लायबल, ही और सी इज लायबल टू पे ओनली 10 लाख रुपीस। यहाँ पे ऐसा बोला गया है, बट देयर लायबिलिटी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे और कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, बट देयर लायबिलिटी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको ये वैल्यू पता चला या और एक एग्जांपल दूं मैं? Are you sure? But the liability under a contract is limited to the value of the property they inherit from the deceased. A promises to pay 1 lakh on delivery of certain goods. A may perform this promise either himself or causing someone else to pay the money to B. If A dies before the time appointed for payment, his representatives must pay the money or employ some other person to pay the money. If B dies before the time appointed for the delivery of goods, B's representative shall be bound to deliver the goods to A and E is bound to pay the B's. ठीक है, हम आगे बढ़े। देखो वापस एक एग्जांपल है। A promises to paint a picture for B for a certain price. A is bound to perform the promise himself. He cannot ask some other painter to paint the picture on
his behalf. If A dies before painting the picture, the contract cannot be enforced either by A's representative or by B. थर्ड पर्सन, अब देखो इसके लिए बहुत बढ़िया चीज है। और क्या हो गया, एक तो थर्ड पर्सन लिखा और इसके बाद में इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। देखो वापस अभी जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, किसका लिया था, रमेश भाई थे शायद, उसके सामने महेश भाई थे, ठीक है, कौन थे, महेश भाई, परेश तो उसका लड़का था, उस केस को अभी साइड पे। इन्होंने 1000 kg ऑफ वेफर्स सप्लाई करे एंड इन रिटर्न इनको मिलने वाले थे 1000 मल्टीप्लाई बाई 200 कर दो, कितना मिलेगा बेटा, 2 लाख मिलने वाले थे। कितने मिलने वाले थे, 2 लाख। यानी महेश भाई जो है वो डेटर हो गए रमेश भाई के, क्या हो गए, टू द अमाउंट ऑफ 2 लाख। एनी डाउट्स नहीं है। अब क्या हो गया, इन्होंने कमिट किया था 10 जुलाई तो डिलीवरी थी, वो हो गया, और उन्होंने बोला था कि वो 30 जुलाई तक पेमेंट कर देंगे, ठीक है। कब तक पेमेंट कर देंगे, 30 जुलाई तक। अब 30 जुलाई तक पेमेंट नहीं हुआ, 30 जुलाई तक महेश भाई से पेमेंट नहीं हुआ। अब एक है लाला भाई, लाला भाई को पता था कि ऐसा कुछ लफड़ा है, महेश भाई रमेश भाई को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, बराबर है। अब लाला भाई ने क्या किया, रमेश भाई को 1,50,000 पेमेंट कर दिया, 1,50,000 पेमेंट कर दिया। वो डेट मायने नहीं रखती, लेकिन आपको बता दे 5 अगस्त, समझ रहे हो, समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। अब रमेश भाई को नहीं पता हाल फिलहाल कि ऐसा हुआ है, समझ रहे हो, कि 1,50,000 मिल चुका है। सॉरी, महेश भाई को नहीं पता, महेश भाई डेटर है, महेश भाई के अनजाने में रमेश भाई को पेमेंट मिल गया 1 लाख, अभी भी 50,000 लेना। अब रमेश भाई सांड पट्टी, देखो मुद्दा क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। यह हमारा मुद्दा क्या है, ये मैं राउंड कर रहा हूं मेरे एग्जांपल में, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। मतलब कि रमेश भाई ने लाला भाई से पैसा लिया। अब रमेश भाई सांडपट्टी करके महेश भाई के ऊपर टू द ट्यून ऑफ, टू द अमाउंट ऑफ 2 लाख का केस कर दिया, बराबर है। अब महेश भाई लाला भाई को बोलते हैं, भाई ऐसा हुआ है, 2 लाख का केस हो गया, हमें कोर्ट में देना पड़ेगा। बोले मैंने तो इसको 1.5 लाख रुपया दे दिया है। कितना दे दिया है, 1.5 लाख। देखो अगर आपने 1.5 लाख पेमेंट एक्सेप्ट किया तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 लेना है, वेदर के सामने वाले को पता था कि नहीं पता था। यू कैन नॉट क्लेम इट अगेन, आप उसको वापस नहीं मांग सकते। ये हमारा मुद्दा है। क्या मुद्दा है आपका बेटा, यही मुद्दा है। और हमने जो एग्जांपल लिया वैसा ही एक एग्जांपल यहां पे है, थर्ड पर्सन। समझे मेरी बात को। सेक्शन व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस, व्हेन अ प्रोमिसी मतलब कौन बेटा, रमेश भाई। कौन भाई बेटा, रमेश भाई। एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। और ये उन्होंने क्या परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एक्सेप्ट किया, क्या, 1.5 लाख। 2 लाख में से जो परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस था सामने 2 लाख, उसके सामने कितना परफॉर्मेंस एक्सेप्ट किया, 1.5 लाख, 1,50,000। ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स अगेंस्ट द प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन था, प्रोमिसर कौन था बेटा, महेश भाई। महेश भाई के ऊपर वो केस नहीं कर सकता। दैट इज परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कौन था बेटा, देख लो नाम एक बार बेटा, लाला भाई। स्ट्रेंजर कौन था, लाला भाई। इफ एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी, प्रोमिसी कौन था बेटा, रमेश भाई। प्रोमिसी कौन था, रमेश भाई। दिस रिजल्ट्स इन डिस्चार्जिंग द प्रोमिसर। इसकी वजह से जो प्रोमिसर था, प्रोमिसर कौन था बेटा, महेश भाई, डिस्चार्जिंग द प्रोमिसर। ऑल्दो द लेटर हैज नीदर ऑथोराइज्ड
लेटर मतलब यहाँ पे लेटर कौन है बेटा? महेश भाई। लेटर कौन है? महेश भाई। मतलब जब दो लोगों की बात होती है आपकी, प्रोमिसी आपका फॉर्मर है दो, देखो पहले प्रोमिसी आया, उसके बाद में प्रोमिसर आया। पहले कौन आया? प्रोमिसी आया, उसके बाद में कौन आया? प्रोमिसर आया। प्रोमिसी आपका कौन है बेटा? रमेश भाई, हमारे एग्जाम्पल में है ना। प्रोमिसर कौन है बेटा? महेश भाई। और स्ट्रेंजर कौन है? लाला भाई। आपको समझ में आ रहा है ना? लाला भाई इज अ स्ट्रेंजर। तो यहां पे लेटर वर्ड लिखा है, ऑल्दो द लेटर मतलब महेश भाई हैज नीदर ऑथोराइज्ड कि लाला भाई पेमेंट दे देगा, ऐसी लाला भाई को कोई परमिशन नहीं थी, ऑथोराइज्ड डीलर नहीं था, ऑथोराइज नहीं था। नॉट रेटिफाइड, वैसे नीदर है तो ये नॉर है, नॉट नहीं है, उसको नॉर कर देना। क्या कर देना? नॉर कर देना। नीदर ऑथोराइज्ड नॉर रेटिफाइड। रेटिफाइड मतलब क्या होता है? जब आप किसी को एक 100 रुपए के पेज पे नहीं, वो नोटरी काइंड ऑफ ऐसे लिखवा देते हो, एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट करवा देते हो कि ये व्यक्ति अब मेरा पेमेंट देखेगा, काइंड ऑफ। रेटिफाइड मतलब ऐसे लिखावट के प्रूफ दे देते हो ना। द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी के ये जो आप जो भी लोग यहाँ पे बैठे हो ना, वो एक बार वीडियो आधा ये 36-25 मिनट पे है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको पता चलेगा। योग्य बेटा, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है ना? देखता हूं, मैं रिपीट करता हूं इसको, इस चीज को मैं रिपीट करता हूं, ठीक है। और दिस इज द फर्स्ट वन ऑफ द यूनिक चीज, मैं हम जो लॉ पढ़ाते हैं उसका ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आ गया कि हम उसको कैसे प्रोमिसी कैसे डिफाइन करते हैं। हम एग्जांपल देते हैं, फिर वहीं पे उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को वहीं पे उसको समझा देते हैं नाम लिखने के साथ। आपको एग्जांपल आ गया, देखो। व्हेन अ प्रोमिसी मतलब कौन? रमेश भाई एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एक्चुअली 2 लाख था, लेकिन 1.5 लाख तो एक्सेप्ट किया फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, मतलब कौन? लाला भाई। ही कैन नॉट मतलब के प्रोमिसी मतलब के रमेश भाई कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर मतलब के महेश भाई। कौन से भाई बेटा? ये मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। प्रोमिसी कौन है, प्रोमिसर कौन है हमारे एग्जाम्पल में, और स्ट्रेंजर कौन है हमारे एग्जाम्पल में, ठीक है? समझ रहे हो? दैट इज परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर लाला भाई इफ एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी रमेश भाई, दिस रिजल्ट्स इन डिस्चार्जिंग द प्रोमिसर। इसकी वजह से प्रोमिसर ऐसे बिंदास हो गया, बराबर है, लेकिन थोड़े के लिए, बराबर है। प्रोमिसर महेश भाई, ऑल्दो द लेटर, लेटर मतलब महेश भाई दूसरी वाली पार्टी, हैज नीदर ऑथराइज्ड नॉर रेटिफाइड द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। गेटिंग? समझ में आ रहा है? ये जो एग्जांपल है, A received certain goods from B promising to pay 1 lakh. Later on, A expressed his inability to make payment. C, who is known to A, pays 60,000 to B on behalf of A. Here, A was not aware of the payment. Now, B is intending to sue A for the amount of नहीं कर सकता. Therefore, in the present instance, B can sue only for the balance amount, that is 40,000, and not for the whole amount. तो मेरे हिसाब से रमेश भाई 50,000 के लिए महेश भाई पे केस कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉट फॉर द होल एंटायर अमाउंट। एनी डाउट? नहीं है? समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, हो जाएगा। ओ योग्य हमने किया आपका अभी बाय हुम। अगर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है तो परफॉर्म कर कौन सकता है? हु? पहले तो प्रोमिसर हिमसेल्फ, उसके बाद में एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जहां पे हमने सेक्शन 37 में जाके पढ़ा, एज वेल एज थर्ड पर्सन। और अगर आप थर्ड पर्सन स्ट्रेंजर से एक्सेप्ट करते हो तो उसका इफेक्ट क्या है वो भी हमने पढ़ा, और वही पढ़ा वैसे तो, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पर्सन सेक्शन 41 में पढ़ा, ठीक है ना? आगे बढ़ते जॉइंट प्रोमिसर्स। इनका क्या हो जाएगा? देखो ये जॉइंट प्रोमिसर का बहुत जोरदार है एकदम। सिर्फ कॉन्ट्रारी इंटेंशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अब कॉन्ट्रारी इंटेंशन मतलब समझ लो कि इसके अंदर जो लिखा है उससे कुछ भी इधर उधर हो गया तो वो कॉन्ट्रारी इंटेंशन हो गया, बराबर है, बराबर है। जैसे अब समझो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, बराबर है, या तो वापस ए बी और सी ले लेते हैं। ये ए प्लस बी प्लस सी
डी भाई साहब को बोला कि हम तेरे को 10 लाख देगा, क्या देगा? 10 लाख देगा। तो ये 10 लाख रुपए या तो ये तीनों मिलके देंगे, पहला क्राइटेरिया। कौन देंगे? तीनों मिलके देंगे, सब मिलके, जब जिंदा है, ऑल लिविंग। कौन बेटा? ऑल लिविंग। अब सोचो ए मरिंग, ए मरिंग, तो कौन देगा? ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एस लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसका लड़का, उसकी लड़की, प्लस बी प्लस सी, सब इसको सेम अमाउंट देंगे। अब सोचो ए भी मरिंग, बी भी मरिंग, तो एस लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस बी मरिंग। कौन बेटा? इधर पे बी जीविंग, इधर पे ए तो मरिंग और बी भी मरिंग। योग्य बेटा? तो 20 लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस सी इज इक्वल टू सेम अमाउंट देंगे। अब सोचो सी भी मरिंग, क्या मरिंग बेटा? सी भी मरिंग, ए बी और सी, ठीक है बेटा? ये भी मरिंग, बी भी मरिंग, सी भी मरिंग, तो पैसे कौन देंगे? एस लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस 20 लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्या होएंगे? अगर जॉइंट प्रोमिसेस है कि आपको ये प्रॉमिस जॉइंटली पूरा करना है, तो कैसे भी करके आपको पूरा करना है। अगर आप मर गए तो आपके बच्चे, अनलेस अ कॉन्ट्रारी इंटेंशन। कॉन्ट्रारी इंटेंशन मतलब इन लोगों ने बोल दिया कि अगर कोई मर गया तो उसके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव से हम कोई पैसा नहीं लेंगे, हम पैसा लेंगे, हम दोनों मिलके दे देंगे। आप समझ रहे हो? अब तीनों मर गए तो डी का क्या होगा? आप समझ रहे हो? तो फिर तो कोर्ट देखो, कॉन्ट्रारी इंटेंशन फिर डी के एंड से होगा, फिर कॉन्ट्रारी इंटेंशन ये तीन लोगों का नहीं चलता, क्या वे फिर डी के एंड से कॉन्ट्रारी इंटेंशन के तुम तीनों मर जाओगे, मैं आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से पैसा नहीं लूंगा। ये आया कॉन्ट्रारी इंटेंशन, कहां से आया? सामने से आया कि नहीं चाहिए पैसा, जाओ ना भाई, गरीब लोग हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, लेकिन वो कॉन्ट्रारी इंटेंशन होगा तब आपको, मेरे हिसाब से अगर मेरे स्टूडेंट आप इतना देखते हो सुनते हो तो आपको कॉन्ट्रारी इंटेंशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, जॉइंट प्रॉमिसर सेक्शन 42, when two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, तो बाकी सब ऐसा का ऐसा रहेगा। All such person must jointly fulfill the promise, पहले वाला केस, सब मिलके 10 लाख देंगे। If any of one of them dies, यानी ए मर गया, his legal representatives must jointly with the surviving promisers fulfill the promise. If all of them मर गए, the legal representatives of all of them must fulfill the promise. कोई डाउट है आपको? नहीं है, हमने बताया ना सबसे पहले ऐसे ही। अगर आप ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, when two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such person must jointly fulfill the promise. सबको मिलके मिलजुल के उस प्रॉमिस को पूरा करना है। If any one of them dies, अगर ये मर गया, his legal representatives must jointly with the surviving promisers, जो बचे हुए लोग उनके साथ मिलके, वो हमने क्राइटेरिया उधर पे नीचे समझाया, fulfill the promise. If all of them मर गए, the legal representatives of them must fulfill. देखो हमने आखिरी वाला, अगर सब मर गए तो पैसा कौन देगा? सब मिलके, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके देंगे। बराबर। मेरे को ये 2 पैराग्राफ भी पढ़ा नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़े हैवी वर्ड है, देर लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा बेटा? देर लगेगा। योग्य इसको एग्जाम्पल को रीड करना। एग्जाम्पल 12, A, B and C jointly promise to pay 6 lakh to D. Here A, B and C must jointly perform the promise. If A मर गया before performance, then his legal representative must jointly with B and C perform the promise, and so on. And so on का एग्जाम्पल हमने बताया।
And if all the three A and B, C die before performance, then the legal representatives of all must jointly perform the promise. This is Sigma Institute of Excellence, and I am Nikhil Solanki.